जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग चॉन युआन टोंग को हराने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक मिंग चॉन अपनी 7 कलर स्पिरिट को डिमन सीड के साथ मर्ज नहीं करता। तो ज़ैंग शिन ने खुद ही 7वें कलर को डिमोनिक सीड के साथ मर्ज कर दिया। हालांकि मिंग चॉन उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो किसी भी कीमत पर एक डीमन बनना नहीं चाहता, तो उसने अपनी 7वीं कलर स्पिरिट को अपनी ही सोड के साथ मर्ज कर दिया, जिसके चलते मिंग चॉन बॉडी रिफाइनिंग के 90वें लेवल पर पहुंच जाता है। और फिर उसने युआन टोंग का जम के मुकाबला किया। मिंग चॉन की पावर्स इंक्रीज होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ युआन टोंग को हराकर उसकी पेपर डॉल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर युआन टोंग ने गुस्से में आके अपने डीमन सीड को खुद की बॉडी में ब्लास्ट कर दिया, जिसमें मिंग चॉन भी अब युआन टोंग के साथ मारा जाने वाला था। लेकिन उसी वक्त युआन टोंग की सिस्टर बाओ ने अपनी मैजिकल पावर्स को एक्टिवेट कर दिया ताकि वो अपने भाई से आखिरी मुलाकात कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बाओ के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर जी युआन टोंग भी पहुंच चुका था। बाओ तो अपने भाई को देखते ही उसके गले लग जाती है, मगर युआन टोंग बाओ को देखकर जरा भी खुश नहीं होता, उल्टा वो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वहीं पर ज़ैंग शिन मिंग चॉन को बताता है कि ये जगह युआन बाओ की स्पिरिट रेल्म है। इधर युआन टोंग अपनी सिस्टर से पूछ रहा था कि क्या तुम मेरी बाओ हो, तो वो कहती हाँ भाई मैं आपकी छोटी सिस्टर हूँ। ये सुनते युआन टोंग उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर वो अचानक से ही गुस्सा हो गया। वो मिंग चॉन पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि बताओ तुम ये कौन सा गेम खेल रहे हो। मिंग चॉन तो ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, उस बेचारे को तो खुद ही पता नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं पर बाओ इमोशनल होकर उसे बताने लगी कि मैं ही आपकी छोटी सिस्टर हूँ, मगर युआन टोंग उस पर यकीन नहीं करता। वो कह रहा था कि मेरी सिस्टर तो ऑलरेडी मर चुकी है, शायद तुम वही पेपर की गुड़िया हो जिसे मैं अपनी सिस्टर मान रहा था। जो सुनते ही मिंग चॉन उससे कहते भाई तू तो रह नहीं दे, इतने दिन तूने एक झूठ को सच मान लिया और आज सच्चाई तेरे सामने है तो तू उसे ठुकरा रहा। जिस पर युआन टोंग कह रहा था कि तुमने मुझे फंसाने के लिए मेरे घर का इल्यूजन क्रिएट किया, इतना ही नहीं तुमने युआन बाओ का इल्यूजन भी क्रिएट किया है। तुम्हें क्या लगता है ये सब दिखाकर तुम मुझे अपने जाल में फंसा लोगे। जिसके बाद वो बाओ के बारे में सोचकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बाओ को भी पता था कि अब उसका भाई इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करेगा, तो उसे बताती कि मैं हूँ युआन बाओ, यानी कि एक छोटा सा गोल्ड कॉइन, और मेरा बड़ा भाई एक कॉपर कॉइन जैसा है जिसका नाम है जी युआन टोंग। बाओ ने उसे जो भी बातें बताई वो बाओ के अलावा और कोई जान ही नहीं सकता था। तो युआन टोंग तुरंत ही अपने पास की मेमोरीज में चला गया, जहाँ पर वो बाओ ने बनाए हुए खिलौने सेल करने का काम किया करता था। जब एक दिन वो घर वापस आया तभी वो देखता है कि बाओ एक बैनर बना रही है। वो कह रही थी कि ये हमारी नई शॉप का फ्लैग होगा। हालांकि युआन टोंग को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। वो उससे कहता है पता नहीं तुम इस बार कौन सी शरारत कर रही हो, मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरे जाने के बाद तुम आराम करोगी, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती। वैसे भी आजकल तुम काफी ज्यादा बीमार रहती हो, तो मेरे ख्याल से तुमने बस आराम पर ध्यान देना चाहिए। जिस पर युआन बाओ से एक्साइटेड होकर बताने लगी कि मेरे पास एक गजब का आइडिया है, क्यों ना हम अपना एक बिजनेस शुरू करें जिसका नाम होगा बाओ सिबलिंग शॉप। हम लोगों को बताएंगे कि मैं हूँ गोल्ड कॉइन युआन बाओ और तुम हो कॉपर कॉइन युआन टोंग, और ये है हमारा बाओ बाओ सिबलिंग शॉप। जिसके बाद कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर युआन टोंग को रियलाइज हो चुका था कि यही उसकी रियल सिस्टर बाओ है, तो तुरंत ही इमोशनल होकर सीधे बाओ के गले लग जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा रो रहे थे, जो देख मिंग चॉन भी इमोशनल हो गया। अब बाओ युआन टोंग को लेकर घर में एंटर करती है। उस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं पर युआन टोंग मिंग चॉन को भी घर में इनवाइट कर रहा था। बाओ भी उससे कह रही थी कि भाई प्लीज अंदर आ जाओ, लेकिन मिंग चॉन युआन टोंग की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, इसलिए युआन बाओ खुद ही जाकर उसे घर में लेके आती है। अब युआन टोंग मिंग चॉन से पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये रियलिटी नहीं हो सकती। तो मिंग चॉन कहते ज़ैंग शिन मुझे इस बंदे से कोई बात नहीं करनी, अगर तुम्हें कुछ बताना है तो बता दो। और उसी वक्त ज़ैंग शिन वहाँ पर आ जाता है। युआन टोंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। ज़ैंग शिन उससे कह रहा था घबराओ मत, मैं मिंग चॉन का ही प्रिमोर्डियल स्पिरिट फॉर्म हूँ, मेरा नाम है ज़ैंग शिन और तुम्हारी सिस्टर युआन बाओ भी अब मेरे जैसी एक प्रिमोर्डियल स्पिरिट बन चुकी है। वही दूसरी तरफ युआन बाओ ने वहाँ के कर्टन्स लगा दिए। वो इन तीनों से कह रही थी कि तुम्हें अंदर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वहीं पर युआन टोंग तो प्रिमोर्डियल स्पिरिट लफ्ज सुनकर ही हैरान हो गया। तो ज़ैंग शिन उसे बताता है कि प्रिमोर्डियल स्पिरिट एक ऐसी पावर है जिसे बहुत ही कम लोग मास्टर कर सकते। इतना ही नहीं पावरफुल सेंट भी इस पावर को हासिल नहीं कर सकते। मगर हाँ, इस दुनिया में कुछ जीनियस लोग ऐसे भी है जिन्होंने अपने इनेट प्रिमोर्डियल स्पिरिट को खुद ही क्रिएट किया। यूजुअली ऐसे जीनियस आर्टिस्ट होते हैं जो कि अनजाने में ही अपने प्रिमोर्डियल स्पिरिट को फॉर्म कर लेते। जैसे कि मिंग चॉन को
पेंटिंग करना काफी ज्यादा पसंद है, तो उसने अपने पेंटिंग के जरिए ही मुझे फॉर्म कर लिया। और रही बात युआन बाओ की, तो उसे डॉल्स बनाना काफी ज्यादा अच्छा लगता था, तो उसने डॉल्स प्रिपेयर करते हुए अनजाने में ही अपने प्रिमोर्डियल स्पिरिट फॉर्म को शेप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हम युआन बाओ को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर मेकअप कर रही थी। इधर ज़ैंगशन युआन टोंग को बता रहा था कि युआन बाओ ने बड़ी ही कम उम्र में अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट फॉर्म को अवेकन कर दिया, तो मेरे ख्याल से उसका उस पर गलत असर जरूर हुआ होगा। जो सुनते ही युआन बाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब उसे पुरानी बातें याद आने लगी। एक दिन वो युआन बाओ की शॉप के आइडिया पर उसका मजाक उड़ा रहा था, और उसी वक्त युआन बाओ को काफी तेज सिर दर्द होने लगा। साथ ही उसके आंखों के पास गोल्डन रोशनी रिलीज होने लगी थी। वो अपने भाई को बता रही थी कि मुझे काफी ज्यादा पेन हो रही है, तो युआन टोंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, तो वो बाओ को उठाकर सीधे हीलर के पास लेके जाता है। युआन बाओ जब 10 साल की थी तभी से उसका ये हेडेक शुरू हो गया था। युआन टोंग ने उसे कई सारे हीलर्स को भी दिखा दिया, मगर किसी के पास उसका इलाज नहीं था। कोई भी स्पेशल हर्ब उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, और समय के साथ साथ उसका सिर दर्द भी बढ़ने लगा। युआन टोंग को लाचार जैसा फील होता, क्योंकि वो चाहकर भी बाओ की मदद नहीं कर सकता था। अब उसने सारी बातें ज़ैंगशन को बता दी, जिस पर ज़ैंगशन कहता है कि ये युआन बाओ की बीमारी नहीं बल्कि उसका प्रिमोर्डियल स्पिरिट फॉर्म था, जो कि खुद को फॉर्म करने के लिए युआन बाओ की बॉडी पर प्रेशर डाल रहा था। तो ज़ैंगशन से पूछता है कि क्या इसी वजह से बाओ अभी तक यहीं पर है, तो वो कहता है हाँ, ये युआन बाओ का स्पिरिचुअल फॉर्म ही है जिससे तुम बात कर रहे थे, मगर अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। बाओ की सोल थोड़ी देर में अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनते ही युआन टोंग काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो ज़ैंगशन से पूछता है कि बताओ उसे क्या हो गया है। तभी मिंगचॉन इसका जवाब देता है। वो गुस्से में उससे कह रहा था कि इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से बाओ की स्पिरिट डिस्ट्रॉय होने वाली है। तुमने कई सारे डीमन सीड्स को कंज्यूम किया था, मगर फिर भी तुम एक डीमन नहीं बने। क्या कभी तुमने सोचा नहीं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती? चलो इसका जवाब मैं देता हूँ। दरअसल तुम्हारी छोटी सिस्टर बाओ अपने प्रिमोर्डियल पावर का यूज करके तुम्हें बचा रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका भाई एक डीमन में बदल जाए, तो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी सारी एनर्जी दांव पर लगा दी। और ये सब सुनने के बाद अब युआन टोंग को खुद से ही नफरत हो गई थी। मिंगचॉन उसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर कभी तुम्हें छोड़कर गई ही नहीं, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ थी। अब उसके पास जितना भी वक्त बचा है, हम चाहते हैं कि तुम उसे चेरिश करो, उसे वो सारी खुशियाँ दो जिसकी वो हकदार थी। और अब ज़ैंगशन और मिंगचॉन वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वहीं पर युआन टोंग रोते हुए खुद को ही कोस रहा था। तब तक युआन बाओ एक प्यारा सा ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाती है। वो अपने भाई से कहती है चलो आज हम अपने शॉप की ओपनिंग करेंगे। पास में युआन बाओ अपना शॉप ओपन करना चाहती थी, और इसमें वो युआन टोंग की मदद मांगने लगी, लेकिन युआन टोंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो बाओ से बताती है कि मैंने तो ऑलरेडी सारी तैयारियां कर ली है। देखो हमारी डॉल्स वैसे भी ज्यादा सेल नहीं होती, क्योंकि हम इसके एडवर्टीजमेंट नहीं करते। अगर हमने अपना शॉप ओपन किया तो हमारे बिजनेस को रीच मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक प्यारा सा परफॉर्मेंस भी दिखा सकते हैं। हम सिंगिंग और डांसिंग करके उन्हें एंटरटेन करेंगे, इससे तो हम ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। जिस पर युआन टोंग कहता है बिल्कुल नहीं, वैसे भी तुम्हें कभी भी हेडेक होता है, अगर परफॉर्मेंस के बीच तुम्हें हेडेक हो गया तो मैं क्या करूँगा। जो सुनकर युआन बाओ अपसेट हो गई। वो कह रही थी कि अगर मैं घर पे भी रुक गई तो भी मुझे हेडेक हो सकता है। हालांकि युआन टोंग ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। भले युआन टोंग उसका दिल दुखाकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर उसे लगता है कि बाओ का घर पर रहना ही सेफ रहेगा। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। इस बार युआन टोंग बाओ की बात मान गया था, और फिर उन दोनों ने मिलकर अपनी शॉप की ओपनिंग की। यहाँ पर बाओ चाहती थी कि मिंगचॉन और ज़ैंगशन उनके कस्टमर्स बने। मिंगचॉन तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन ज़ैंगशन उसे जबरदस्ती मना लेता है। अब बाओ चिल्लाकर बताने लगी कि देखो हमारे पास कितने प्यारे खिलौने हैं। साथ ही साथ युआन टोंग भी एक बेल बजा कर लोगों का ध्यान खींच रहा था, जो देख मिंगचॉन भी उनके इस ड्रामे में पूरी तरह से शामिल हो गया। वो ज़ैंगशन से कहता है मेरे दोस्त देखो तो वहाँ पर कितनी प्यारी खिलौने की दुकान लगी है। जिस पर ज़ैंगशन कहता है हाँ चलो आज थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे। जिसके बाद ये दोनों भी युआन बाओ के स्टॉल पर पहुँच गए, जहाँ पर बाओ ने बता रही थी कि मैं हूँ एक छोटा सा गोल्ड कॉइन जिसका नाम है युआन बाओ। तो अब इस परफॉर्मेंस में युआन टोंग भी उसका साथ देता है। वो कह रहा था मैं हूँ एक छोटा सा कॉपर कॉइन और मेरा नाम है युआन टोंग। युआन टोंग का परफॉर्मेंस देखकर तो मिंगचॉन की हंसी छूट गई। अब वो दोनों बड़े ही प्यार से बता रहे थे कि ये है हमारा बाओ बाओ सिबलिंग स्टॉल। जिसके बाद हमें पास के कुछ विजन्स नजर आते हैं, जहाँ पर युआन बाओ और युआन टोंग ने इस स्टॉल को ओपन किया था। लोगों को इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा लगता और इनके खिलौने भी। युआन बाओ अपना प्यारा सा डांस दिखाकर सभी बच्चों का दिल जीत लेती। साथ ही साथ इनके खिलौने भी काफी अच्छे से सेल होने लगे, और धीरे धीरे करके दोनों भी इस टाउन में मशहूर हो गए। लोग तो इनका परफॉर्मेंस देखकर खिलौने
खिलौने खरीदने के लिए लाइन लगाया करते थे। लेकिन जिस बात का युआन टोंग को डर था वही हुआ। युआन बाओ एक परफॉर्मेंस के बीच में ही बेहोश हो जाती है। युआन टोंग ने अपनी सिस्टर को ठीक करने के लिए उसे कई सारे हीलर्स को दिखा दिया, मगर किसी के पास उसका इलाज नहीं था। बाओ भी ये बात समझ गई कि उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने भाई को ऐसा दिखाती थी कि वो काफी ज्यादा खुश है, जबकि अंदर ही अंदर वो अपने भाई से बिछड़ने से डर रही थी। उसने कभी भी अपने भाई के सामने अपना दुख जाहिर नहीं किया। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर मिंग चॉन और जैंग शिन इन दोनों का परफॉर्मेंस देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। मिंग चॉन इन दोनों को चीयर्स करके वहाँ से खिलौना भी खरीद लेता है, जो देखकर जैंग शिन ने भी शॉपिंग शुरू कर दी। मिंग चॉन ने तो बस एक ही खिलौना खरीदा था, मगर जैंग शिन ने तो पूरी की पूरी दुकान ही खरीद ली। अब जैंग शिन के पास तो पैसा नहीं था, इसलिए उसका सारा पेमेंट मिंग चॉन को ही करना पड़ा। वो बेचारा मायूस होकर अपनी पाई पाई बाओ को दे रहा था। वहीं पर बाओ भी काफी ज्यादा खुश थी कि उनके सारे खिलौने बेचे गए। अब अगली सीन में हम देख पाते कि युआन टोंग बाओ को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए उसे शहर पर ले जा रहा था। साथ ही साथ वो पूरी जगह गोल्डन डस्ट बनकर बदलने लगी, जो देख युआन टोंग समझ गया कि थोड़ी देर में स्पिरिट realm गायब हो जाएगी। तो वो अपने दिल पर पत्थर रख के बाओ से पूछने लगा कि अब तुम्हारे पास कितना वक्त बाकी है। जिस पर वो कहती, भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी भी मेरे पास थोड़ा बहुत वक्त बचा है। तो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कुछ और करना है तो बता दो, हम दोनों मिलकर डांस कर सकते हैं। जिस पर वो कहती, ना भाई बस ये बचा हुआ वक्त मुझे आपके साथ बिताना है। अब धीरे धीरे करके उनका घर, उनके खिलौने सब कुछ गोल्डन डस्ट में बदलने लगे। ये सब देखकर तो युआन टोंग ने अपनी आंखें बंद कर दी। वो बाओ से कह रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। जिस पर बाओ कहने लगी, भाई प्लीज ऐसी बातें ना करो, हम दोनों फैमिली हैं और फैमिली में कभी एक दूसरे से सॉरी नहीं बोला जाता। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे करके वो पूरी जगह गायब हो गई। अब उनके आसपास बस अंधेरा था। जैंग शिन और मिंग चॉन ये देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गए। वहीं पर बाओ की बॉडी भी धीरे धीरे करके गोल्डन डस्ट में बदलने लगी। ये सब तो जैंग शिन से बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से चला गया। वहीं पर मिंग चॉन का दिल भी पूरी तरह से टूट गया। वो भी बाओ को वैनिश होता हुआ नहीं देख सकता था। मिंग चॉन ने आज अपनी एक और दोस्त को खो दिया था। वहीं पर बाओ की आधी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके चलते वो अपने आप युआन टोंग से दूर जाने लगती है। वहीं पर युआन टोंग रोते हुए उससे कह रहा था कि बाओ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जिस पर बाओ कहती, भाई मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और गाइस ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। सच बताओ तो मैंने इसे बड़ी ही मुश्किल से रिकॉर्ड किया है। बाओ अपने भाई से कह रही थी कि हम दोनों तो बाओ बाओ सिबलिंग हैं, भला हमें कौन अलग कर सकता। और फिर वो एक गोल्डन डस्ट बनकर वहाँ से गायब हो गई। इधर युआन टोंग बस रोते हुए उसे पुकार रहा था, लेकिन इस बार उसे बाओ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो भाई बहन के इस इमोशनल बॉन्ड से इस चैप्टर का नाम था बाओ बाओ सिबलिंग। और अब हमें वही जगह दिखाई गई जहाँ पर युआन टोंग और मिंग चॉन बेहोश पड़े थे। बाओ की स्पिरिट realm डिस्ट्रॉय होते ही मिंग चॉन को होश आ जाता है। वहाँ हो चुके एक्सप्लोजन में मिंग चॉन बुरी तरह से घायल हो गया था और तभी उसकी नजर पड़ी युआन टोंग पर। तो युआन टोंग को जगाने की कोशिश करने लगा, मगर युआन टोंग कोई रिस्पांस नहीं देता। मिंग चॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युआन टोंग को होश क्यों नहीं आ रहा। तो तुरंत ही इसका जवाब जैंग शिन से पूछने लगा, जिस पर जैंग शिन बताता है कि युआन बाओ के पास जितनी भी प्रिमोर्डियल स्पिरिट की पावर थी वो सारी उसने तुम दोनों को उसके स्पिरिट realm में बुलाने के लिए यूज कर ली। तुम तो उसकी स्पिरिट realm से बाहर आ गए, मगर युआन टोंग वो जगह छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अब अपनी सिस्टर के ही स्पिरिट realm में रुक चुका है। तो अब यहाँ पर हम बाओ की स्पिरिट को देख पाते हैं, जिसकी अचानक से नींद खुल गई और तभी वो देखते ही कि उसका भाई रूम को सजा रहा है, जो देखकर तो बाओ के होश उड़ गए। वो बड़ी खुश होकर जाके युआन टोंग का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर हम युआन टोंग के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल देख पाते हैं। उसने अपनी सिस्टर को दोबारा से हासिल किया था। तब तक मिंग चॉन वहाँ की तलवार उठा लेता है। वो युआन टोंग से कह रहा था कि भाई अब तुम आराम करो और यहाँ का सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और अब हमें दिखाया जाता है शतरंज का नजारा, जहाँ पर सिटी लॉर्ड के ब्लैक कलर के चेस पीस अचानक से व्हाइट कलर में बदलने लगे। सिटी लॉर्ड भी जी युआन टोंग के नाम से काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। वो कहता है कि युआन टोंग एक नंबर का बेवकूफ निकला, मैंने उसे जीनियस समझा था मगर वो तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। उसने रियलिटी को छोड़कर सपनों को एक्सेप्ट किया है। जो सुनकर जनरल शाओ कहते, सिटी लॉर्ड तुमने हमेशा दूसरों के इमोशन से खेला है, तुमने उनका दिल दुखाया, जिन्हें तुम कमजोर समझते थे आज तुम उन्हीं के हाथों हार गए। जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है, जनरल जीत किसकी हुई ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये काम तुम यानहुआ माउंटेन को ही करने दो तो बेहतर होगा। वही दूसरी तरफ हम मिंग चॉन को देख पाते हैं, जो कि एक मेंशन के पास पहुंच गया था। इधर सिटी लॉर्ड अचानक से उस शतरंज के बोर्ड पर मौजूद चेस पीसेस को खाने लगता है, जो देखकर जनरल शाओ
शाओ के सबर का बांध टूट गया। वो गुस्से में आकर सिटी लॉर्ड का मुंह पकड़ते हुए इसे चेस बोर्ड पर पटकने लगते हैं, जिसके बाद उन्होंने उसे एक लात मारते हुए सीधा सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। सिटी लॉर्ड शतरंज की ये बाजी हार गया था, मगर अभी भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं। जनरल शाओ से कह रहे थे कि तुम एक सन के बुड्ढे हो, तुम्हारी ऐसी हरकतों से सच्चाई नहीं बदलने वाली। उसी वक्त सिटी लॉर्ड अपनी इवल पावर को रिलीज करते हुए जनरल शाओ से कहने लगा कि जिस राउंड में मेरी हार हो उस राउंड को मैं काउंट ही नहीं करता। चलो दोबारा से थर्ड राउंड की शुरुआत करेंगे। वह बड़ी ही तेजी से जनरल शाओ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर उसी वक्त वहाँ पर मेंग चुआन की एंट्री हो गई। वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए सिटी लॉर्ड के पलक झपकाने से पहले उसके सामने कूद गया। उसकी स्पीड देखते ही सिटी लॉर्ड के तो होश ही उड़ गए। वो समझ गया था कि अब खुद हेवंस भी मेंग चुआन से उसे बचा नहीं सकता, और तभी मेंग चुआन गुस्से में आकर अपनी तलवार से उस पर एक ही अटैक कर देता है। उसके एक ही वार में सिटी लॉर्ड का सिर धड़ से अलग हो गया था। मेंग चुआन ने सिटी लॉर्ड का किस्सा खत्म करते हुए अपने उन सभी दोस्तों को जस्टिस दिलाया जो कि इस बुड्ढे की वजह से मारे गए थे। सिटी लॉर्ड ने मेंग चुआन के इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए न जाने कितने सारे गेम खेले। कई सारे मासूम लोग उसका शिकार बने थे, लेकिन फिर भी उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मेंग चुआन ने उसकी डिमोनिक पाथ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर आज मेंग चुआन ने इस सिटी लॉर्ड को खत्म करके सीधा उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया, जहां पर वो अपने डीमन साथियों के साथ मजे कर सकता है। अब उसे निपटाने के बाद मेंग चुआन सीधे जनरल शाओ के पास पहुंच गया। शाओ तो मेंग चुआन को देखते ही समझ गए थे कि इसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ, और उसी वक्त मेंग चुआन ने अपनी सोड हवा में रेज करते हुए सीधा उस शतरंज के बोर्ड पर अटैक कर दिया। ये पत्थर हजारों सालों से यानहुआ माउंटेन की था, बल्कि ये तो इस एंशिएंट सिटी की लेगेसी का एक हिस्सा है, मगर आज मेंग चुआन ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह से मेंग चुआन ने हजारों सालों से चलती आ रही लेगेसी को ब्रेक किया। वो अब ट्रेजर या फिर ट्रायल के नाम पर अपने लोगों को खोना नहीं चाहता था। अब उस शतरंज की ऐसी की तैसी करने के बाद मेंग चुआन जनरल शाओ से कहने लगा कि फाइनली ये घटिया सा गेम अब खत्म हो चुका है, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।